जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का जो पेपर 2025 में हुआ था। कब? 28/4/2025 यानी अप्रैल में जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 2 में, उसके क्वेश्चन को हम आज स्लाइड करने वाले हैं वन बाय वन करके। ये देखा जाए तो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मिक्स है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे जो तुम्हारे पास एग्जाम देने जाएंगे, सीबीटी जो टेस्ट देने जाएंगे, इसी तरह से रहेगा। इधर इंग्लिश रहेगा और इधर इसका एक क्वेश्चन हिंदी रहेगा, मतलब इसी का हिंदी वर्जन भी रहेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों आता है, ये याद रखना। यानी एम्स की तुलना एम्स में केवल और केवल इंग्लिश मीडियम आता है और इसमें देखा जाए तो आपके सामने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आता है। अब इसका यदि बहुत अच्छी बुक है ये, क्योंकि इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आंसर को यहाँ पर। अब इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो अब इसको पीडीएफ में आपको कितना कितना मिलेगा। 2025 के 2 सेट पेपर मिलेंगे, 2019 के, 2015 के। उसके बाद आपके सामने 20 सेट ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हूबहू बोर्ड के आरआरबी की तरह बनाया गया है। इसमें फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों इंक्लूडेड हैं। तो चलिए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक आउटलाइन इन। मतलब तुम्हारे पास क्या कहते हैं, कोई भी दवा हो, ठीक है, कोई भी दवा हो तो उसे चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग की जाती है कि कोई बच्चा उसको निगल न ले। क्योंकि हमको पता है कि यदि इसको दवा हम ज़्यादा अमाउंट में खा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ये सब तो हमको पता है, बट बच्चे को नहीं पता। मान लेते कोई भी टैबलेट है, गिर गया नीचे और उसको क्या कि एक जगह 4-5 खा लेगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कौन सी ऐसी आउटलाइन हो जो हमारे पास सूटेबल हो। जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड, अब क्वालिटी स्टैंडर्ड में सुने होंगे क्यूसी के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल, और ठीक है, क्यूसी के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में सुने होंगे। ये दोनों हर एक टैबलेट चाहे जो भी चीज़ होना चाहिए दवा, उसमें होना ही होना चाहिए। दूसरा शेड्यूलिंग, अब याद रखना हर एक दवा का क्या होता है, एक सूटेबल शेड्यूल होता है, तो ये भी सही है। जीएमपी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है, यानी ये दवाइयों में हर एक के लिए होना जरूरी है। यानी ये 3 चीज़ें क्या होना बहुत कंपलसरी है किसी भी दवा के लिए। अब आते हैं CFR, सी से तुम्हारे पास चाइल्ड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास CFR यानी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, ये जो एक तरह की संस्था होती है, क्या होती है आपके सामने, एक तरह का संगठन होता है जो ये डिसाइड करता है कि हर एक दवा की अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए। अब डी वाला ऑप्शन सही है, क्यों, नीचे दे रखा है। देखिए चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग को नियामक मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके छोटे बच्चे आसानी से खोल न सके, क्योंकि छोटे बच्चे खोलेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसका निर्देश देखो, इसका निर्देश CFR को दिया जाता है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के तहत। खास तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए CFR 1700, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना होता है। यदि ये मानक नहीं देंगे तो आपकी फैक्ट्री ही बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए सूटेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आपके सामने यहाँ से देखिए ग्लास वेयर और मेटल वेयर। ग्लास वेयर क्या होते हैं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो ग्लास के बने होते हैं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो मेटल के बने होते हैं, या कोई भी ग्लास का प्रोडक्ट हो सकता है या मेटल का प्रोडक्ट होता है। कैन बी स्टरलाइज थ्रू, किसके द्वारा हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज मतलब तुम्हारे पास वहाँ पर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर दिया जाएगा। किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, पहला आपके सामने डिसइंफेक्शन, मतलब तुम्हारे पास वहाँ से डिसइंफेक्शन किया जाता, नो भैया। स्टरलाइज करने का मतलब पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना। केमिकल स्टरलाइजेशन में मतलब यदि करेंगे तो मेटल क्या होता है, बहुत सारे मेटल केमिकल के साथ रिएक्शन करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। यानी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, क्योंकि ये मेल्ट करने वाला नहीं, ये भी मेल्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब गैसियस स्टरलाइजेशन, गैसियस करेंगे तो ये भी मोस्टली किया जाता है, बट उसमें जो हीट सेंसिटिव होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हीट ड्राई स्टरलाइजेशन एक प्रभावी विधि है जो उच्च ताप का प्रयोग करके कांच तथा मेटल धातुओं को स्टरलाइज करता है। जैसे ओवन होगा, हॉट एयर होगा, स्टरलाइजेशन का उपयोग करते हैं। इससे बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं गुरुदेव, स्टरलाइजेशन करते हैं।
तो ये आपके सामने हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इस पे चलते हैं। थर्ड नंबर यहाँ दिया गया, ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ द हर्बल ड्रग्स स्टैंडर्ड इन फैसिलिटेड बाई, मतलब तुम्हारे पास कोई भी हर्बल औषधि रहे मानकों को वैश्विक स्वीकृत द्वारा सुगम किया जाता, मतलब उसको क्या कर दिया जाता है। जैसे मान लो तो कोई हर्बल प्रोडक्ट तुम बनाए तो कैसे मार्केट में एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो किसके द्वारा, इसके लिए तुम्हारे पास क्या होता, ICH होता। अब इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर द हार्मोनाइजेशन होता है, यही कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। देखिए क्या लिख रखा पहले, ट्रेडिशनल मेडिसिन रजिस्ट्री, यानी तुम्हारे पास मेडिसिन की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा गुरुदेव, इसके अनुसार हर्बल के लिए रॉन्ग हो जाएगा। नेशनल फार्माकोपिया, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें हर एक प्रोडक्ट का पूरा डिटेल लिखा होता है, तो ये तो होना ही चाहिए, बट हर्बल के लिए गलत है। ICH हार्मोनाइजेशन इफेक्ट, ये तुम्हारे पास क्या होगा 150% करेक्ट है। इंटरनेशनल काउंसिलिंग यानी काउंसिल फॉर द हार्मोनाइजेशन इज ए टेक्निकल रिक्वायर फॉर द फार्मास्यूटिकल ऑफ द ह्यूमन यूज, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यदि बनाते हैं तो ह्यूमन यूज के लिए बहुत चीज़ें उसमें क्या करनी पड़ेगी, मानक दिशा निर्देश को देखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मान लो तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, समय के साथ उसमें जहर भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जो देखने का काम करती है CHS, ये करने का काम करती है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं, क्या हो गया यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कह दिया फोर्थ नंबर, हाउ डज द इंस्पायरिटी फ्लो रेट अफेक्ट ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स डिपोजिशन इन ड्राई पाउडर इनहेलर, मतलब जो शुष्क पाउडर होते हैं इनहेलर में, औषधि के निरीक्षण में श्वास प्रवाह दर को किस यानी प्रभावित करते। जैसे मान लेते हैं कोई दवा है, ठीक, दवा है तो उसको तुम ले रहे हो सांस के जरिए, तो उसको सांस को कैसे तुम्हारे पास सांस के प्रभाव को किस तरह से वो प्रभावित करती है। अब आपके ध्यान से सुनना, ठीक है। कह दिया हाई फ्लो रेट इन्हांस द डीप लैंग, अब बताओ जितना फ्लो रहेगा, यानी लिख रखा उच्च प्रवाह कण यानी दर, यानी कण द्वारा महीन कण का अंश काम करते हैं। महीन का अंश रहेगा तो धीरे से बैठने का काम करता है, सीलिया फ्लैजला में ट्रैप होने का चांस बढ़ जाता है। हाई फ्लो रेट होना तो होना चाहिए, ठीक। डिक्रीज द फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन, जितना अच्छे से क्या कर देगा मेंशन करके जाएगा उतनी अच्छे से वो प्रभाव करेगा। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी को देखिए यहाँ पर लिख रखा है एक्सप्लेन, जिससे हम ड्राई पाउडर इनहेलर में औषधि को फेफड़े तक पहुँचाने के लिए रोगी के श्वास दर को इनहेलेशन फ्लो की भूमिका अत्यंत होती है। रोगी तेज तथा गहरी सांस लेता है तो औषधि के कण, इसीलिए देखेंगे कभी भी बच्चों को बोला जाता है कि वो कराने के लिए, जैसे नहीं कहते हैं वो मास्क लगा के, जिससे बहुत तेज मशीन चलती है, कहते हैं ठीक भाप लगा दिया जाए, हाँ भाप लगा दिया जाए, तो उसमें कहते हैं रोगी जितना गहरी सांस लेगा, जितना तेजी से लेगा, वो कण उसके अंदर जाएंगे और औषधि है, और यानी कण गतिशील होंगे और महीन कण आसानी से फेफड़े में घुस जाएंगे और औषधि की तरह प्रभाव करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि यानी जब चाहे बूढ़ा आदमी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो ना, जैसे अभी मान लेते हैं हम ही सब हो, अभी जैसे मान लेते हैं कि हमको सर्दी हो गई तो हम क्या करते थे, भगोना में लेते हैं, वो दवा आती है उसमें हम डाल देते हैं पानी गर्म करके, अब चादर से क्या कर देते हैं ढक देते हैं और हम सांस लेते हैं। अब बताओ जितनी तेज़ी से हम सांस लेंगे उतनी तेज़ी से क्या कर देगा हमारे शरीर के अंदर जाके वो अपना सूटेबल काम करेगा। तो इसीलिए बोला सांस तेज़ी से लिया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पर थोड़ा सा चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मा एक्सपेंड, प्लाज्मा मतलब एक्सपेंड मतलब जैसे ये आपके सामने सेल है, एक्सपेंड मतलब आपके सामने याद रखना फूलना। अब इसमें 3-4 कंडीशन होती कि कब फूलेगा कब क्या होगा, जैसे सुने होंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कह दिया प्लाज्मा वॉल्यूम किस में क्या किया जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इसका तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन ह्यूमन एल्बुमिन है। अब ह्यूमन एल्बुमिन क्या होता है इनके बारे में कहानी सुनिए, लिख रखा है, देखिए ये वाला करेक्ट है। प्लाज्मा परबल प्रसारी यानी ह्यूमन, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड के वे पदार्थ होते हैं जो रक्त प्रवाह में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से शाक, रक्तस्राव तथा जलने की स्थिति में, ठीक है। मानव एल्ब्यूमिन में तुम्हारे पास क्या होता है, कोलाइडल विस्तारक होते हैं जो रक्त को तरल बनाते हैं और परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन सुधारने में मदद करते हैं। तो ये काम हो गया ह्यूमन एल्बुमिन के बारे में। जैसे मान लेते कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पर सेल एक्सपेंड करना शुरू हो जाती है, ऐसा देखेंगे उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से।
नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, छठा नंबर सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में बोला है, ठीक है, आपका दिया है इज मोस्टली, ठीक है, इज मोस्टली लाइक कॉजेज बाय द कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट में SRI बोलते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर विथ। अब ये किसके साथ करता है, एक होता है आपके सामने MAO इनहिबिटर होता है, इसी पे वर्क करता है, ठीक है, और उसी को इनहिबिट करने का काम करता है, जिससे हम सही हो जाते हैं। एक तरह का ये बीमारी है। अब इनका ऑप्शन के बारे में हम चलते हैं, ऑप्शन के बारे में तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यही आपके सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम शॉर्ट में ठीक है MAO इनहिबिटर बोला जाता है, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर ये भैया नहीं। अब इनकी कहानियाँ थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्या कह रखे हैं। ये लिख रखा सेरोटोनिन रोग, यानी तुम्हारे पास लक्षण सिंड्रोम एक, यानी स्वाभाविक, यानी क्या लिखा, संभावित, यानी गंभीर स्थिति है जो, ठीक है, जो तब हो सकती है जब सेरोटोनिन की अधिक मात्रा यानी ब्रेन में विकसित होने लगे। मतलब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा जब अधिक होने लगती है तो सेरोटोनिन ये बीमारी हो जाती है। ये अक्सर तब होता है जब ये वाला जो तुम्हारे पास चैनल होता है इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इसका संयोजन ये और ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, ये सेरोटोनिन रोग का लक्षण देने का काम करते हैं। इससे रिलेशन ये है, ठीक है। इसका एक फुल नेम क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसे शॉर्ट में MAOI के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने छठा था। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर हम चलते हैं इनकी कहानी की तरफ। 7वां नंबर क्या पूछा, एक सिंगल एंटीबॉडी, भैया एंटीजन एंटीबॉडी या ब्लड ग्रुपिंग यदि पढ़े होंगे तो उसमें आप जान रहे होंगे। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंपैरिजन द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बताइए पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कम से कम आपके सामने क्या होगा, ये टोटल। अब देखिए यदि आप, अब पहले इनकी कहानी सुनिए। ये आपके सामने अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, अब ये जो जुड़ेंगे तो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। जो किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़ते हैं। तो कम से कम उसमें तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल एंटीजन होना चाहिए, एक सिंगल एंटीबॉडी के लिए कम से कम 4 होना चाहिए। ये प्रोटीन की कहानी है। अब वही चीज़ हम जो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिख रखा, पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल क्या होती है, ये अमीनो अम्ल की और कहानी अंदर जाएंगे तो NH2 ग्रुप होता है। एक क्रमिक श्रृंखला एक के बाद एक संयोग से बनती है, जिसे पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। यानी जब एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ जुड़ती है तब वे 4 प्रकार के होती है। देखेंगे प्राइमरी, आप पढ़े होंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाड्री स्ट्रक्चर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थी होता है। तो ये आपके सामने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो इसका 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, 8वां नंबर लिख रखा, विच इंडिकेट इज आइडियल फॉर द टाइट्रेशन एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की कहानी सुनिए। एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड के अंतर्गत आता है, जिसे सिरका नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। इसको तुम इजिली इनटेक यानी खा सकते हो, कोनो टेंशन नहीं। चलो वीक एसिड ऑलरेडी लिख दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस मतलब तुम्हारे पास क्या हो रखा है, मतलब आपके सामने एक एसिड है, दूसरा आपके सामने गुर्दे बेस है, यानी एसिड बेस और दोनों यहाँ पर रखा गया, कोनो टेंशन नहीं। तब तुम कैसे पहचानोगे, इंडिकेटर में प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए आपके सामने सूटेबल इंडिकेटर चाहिए। अब देखिए हमको नहीं पता कि कौन एसिड है कि कौन बेस है, केवल नाम दे रखा है। तो इसमें पहला आता है आपके फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन एक इंडिकेटर होता है। अब याद रखना फिनाप्थलीन क्या कर देता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, बेस के साथ यदि जुड़ेगा तो किस कलर का देगा, पिंक कलर का देगा। ये तो जब सबसे सूटेबल ये है। लिटमस पेपर, इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि कौन एसिड है कौन बेस है। एसिड क्या कर देता, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और बेस क्या कर देता, लाल लिटमस को नीला कर देता है, बस काम खत्म। बट यानी लिख रखा ब्रोमोफिनॉल ब्लू होता है, इससे भी आइडेंटिफाई करते हैं। मेथाइल ऑरेंज से करते हैं, और मेथाइल रेड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये।
अब इसी में लिख रखा एसिटिक एसिड एक कमजोर अम्ल है, NaOH एक मजबूत क्षार है जो टाइट्रेशन के दौरान हम यानी पता कर देते हैं इंड प्रोडक्ट में फिनाप्थिलिन की, मतलब जैसे मान लेते कोई चीज़ रिएक्शन होकर कंप्लीट होकर लास्ट में तो कुछ बचना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या गुरुदेव पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। 9वां नंबर क्या पूछ लिखा रखा, सीडोफोवीर दे रखा, एक तरह का ये एंटीवायरल ड्रग्स है। क्या हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरस को किल करेगा। ठीक, इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ द, किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, पहले दे रखा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, इसके लिए तुम्हारे पास इतना सुटेबल नहीं। ठीक है, दूसरा आपके सामने लिख रखा है हेपेटाइटिस, तुम्हारे पास सी, हेपेटाइटिस सी के लिए तुम्हारे पास नहीं है। लेस में लिख रखा साइटोमेगालो वायरस जो तुम्हारे CMV के नाम से जानते हैं, रिनिटेस, इसके लिए ट्रीटमेंट में की जाती है क्योंकि ये एक एंटीवायरल ड्रग्स, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से दे रखा है भाई, कहाँ चला गया, यहाँ पर देखिए दे रखा है सीडोफोविर एक एंटीवायरल ड्रग्स हो जो प्राथमिक रूप से तुम्हारे पास ठीक है, साइटोमेगालो वायरस के रेटिना के इरेटिस के उपचार में किया जाता है, आँख वाले में। ठीक है, अब विशेष रूप से HIV और एड्स से प्रभावित रोगों व्यक्ति को DNA संश्लेषण के लिए बाधित करता है और संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये कहानी उनके बारे में दी गई है। 10वां नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा आपके सामने प्रोजोसिन इज, प्रोजोसिन सिंपल सा देखा जाए तो अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर के अंतर्गत आता है। ये आपके सामने अल्फा 1 सेलेक्टिव बरा करते, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। प्रोजोसिन एक अल्फा, ठीक है, सेलेक्टिव ब्लॉकर है, इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। किसमें, हाइपरटेंशन में किया जाता है। और बेनिन प्रोस्टेट हाइपरग्लाइसीमिया में उपचार में किया जाता है। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का अवरोध करता है, मतलब अल्फा एड्रेनर्जिक, ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे रक्त वाहिना फैलती है और रक्त क्या हो जाती है, चाप कम हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर इजीली कम हो जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने 10वां नंबर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से लिख रखा एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, ईस्टरेज एक तरह का एंजाइम है, आर कॉमनली यूज, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखा जाए तो घर में जो तुम्हारे पास इंसेक्ट को मारने के लिए, एग्रीकल्चर में भी प्रयोग किया जाता है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं पेस्टिसाइड के बारे में। लिख रखा आपके सामने इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर या फंगीसाइड, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही लिख रखा देखिए एंटीकोलिनर्जिक स्टेज एक तरह का एंजाइम को अवरोध करता है। ठीक है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित हो जाता है जो कीट मर जाता भैया पूरी तरह से, उसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर देता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति नहीं इंसेक्ट क्या कर देता है, उसकी पूरी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगी तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ से। ठीक, 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर हम इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। क्या दे रखा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी इज, अब सुनिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई रिएक्शन कराया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके सामने ए और प्लस में बी रिएक्शन करके AB बनाता है और लार्ज अमाउंट में हीट भी निकालता है, यानी एनर्जी निकालता है, हीट निकालता है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब बताओ, हीट जब निकल रहा है तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी गुरुदेव, निगेटिव के अंतर्गत चली जाएगी। किसके अंतर्गत, निगेटिव हो जाएगी। ऑप्शन में यहाँ से कहीं दे रखा है ओनली पॉजिटिव होगा, भाजी पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, ओनली निगेटिव, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये चीज़ दे रखा है, एक्जोथर्मिक वो अपक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, आपके सामने पहले बता दिए हैं। एंथैल्पी ऋणात्मक हो जाती है क्योंकि अंतिम उत्पाद ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा प्रारंभिक अभिकारकों की तुलना में कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई चीज़ जलाओगे, दहन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस रिएक्शन करता तो उस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें भी हीट निकलती है। कैटाबोलिज्म ऑफ द ग्लूकोज इन ब्रीथिंग, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें भी जो एनर्जी निकलती है मेरे भैया, वो भी आपके सामने एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपकी कहानी धीरे धीरे कहानियों की तरह आपके सामने यहाँ पर सब कुछ प्रस्तुत करते हुए हम पहुँच चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ
नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट ओवर अदर रूट की तुलना में क्या हो रहा है, पहला दे रखा है अन्य मार्गों की तुलना में गैर मौखिक अतिरिक्त समयही मार्गों को होता है, इनका लाभ तुमको बताना है। ठीक है, अब याद रखना कोई भी दवाइयाँ होती तो कुछ का लाभ होता कुछ का हानि होता। पहले देखा जाए, अब बताओ इंट्रावस्कुलर देंगे, अब ये होता क्या है, देखो दवाएं मुंह के द्वारा लेंगे तो पहले हमारे मुंह के द्वारा पेट में जाएगा जिसपे लीवर वर्क करेगा। लीवर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब नॉन ओरल, बच्चा वो ओरल ले ही नहीं रहा है, चाहे वो नस के द्वारा ले रहा है जिसको हम आईवी बोलते हैं, ठीक, चाहे वो मसल के द्वारा ले रहा है जिसको हम आईएम बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा बताओ, आईवी यदि तुम दे दिए तो लीवर से कोई लेना देना नहीं, तो यानी एवॉइड ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर करने का काम करता है। अब याद रखना एक क्वेश्चन पूछ यहाँ पर बन गया, लीवर हमारे शरीर का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही चीज़ आपके सामने यहाँ दिया गया है, देखिए ये आपके सामने वही लिख रखा है। गैर मौखिक मतलब तुम्हारे पास देखो ट्रांसडर्मल अभी बोले ना, या इंट्राडर्मस या इंट्रावेनस या आपके सब क्यूटिनियस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, औषधि, ठीक है, यहाँ पर प्रशासनिक औषधि को सीधे रक्त प्रवाह को प्रवेश करता है जिससे लीवर को क्या कर देता है, रोकने का काम करता है। क्यों, क्योंकि लीवर में जाएगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जो बंदा ओरल ड्रग्स लेता है उसके लिए ये डोजेज फॉर्म सूटेबल होता है। ठीक, बट अब तुम बताओ ट्रांस यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हो, ट्रांसडर्मल ये भी आप यहाँ पर ओरल नहीं ले रहे, ट्रांसडर्मल मतलब त्वचा पे लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लिख रखा है इंट्रावेनस जिसे आईवी बोला जाता है। अब सब क्यूटिनियस ये सब सारी दवाइयाँ जितनी भी होती हैं सब हम स्किन के ऊपर या हम मुंह के द्वारा नहीं खाते हैं, तो इसको बोला जाता है आपके सामने नॉन पर ओरल बोला जाता है। तो ये आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट में क्या आपके सामने क्वेश्चन पूछा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पे, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ठीक है, डिफर फ्रॉम द कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मतलब दो आपके सामने है, मान लेते हैं आपके सामने एक पेंसिल है, इस पेंसिल को तुम मानिए नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और इस रेड वाली पेन को आप मानिए क्या होगा, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होती है। ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस होती है, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं ये होता क्या। देखिए इसमें रिड्यूस द मैक्सिमम रिस्पांस इवन ऑफ द हाई एगोनोस्टिक डोज होती है। अब बताओ ये कंपटीट करेगा, इसको पटक देगा। अब बताओ जब कंपटीट करके पटक देगा, फॉर एग्जांपल जैसे तुम हो और आपका दोस्त है, कंपटीशन हो गई, अब तू लतिया देला मर मुक्का एकदम से देहिया कचर देला। ठीक है, अब तू जब कचर देला तो उसके ऊपर तुम हावी हो गए हो। ठीक है, तो वही बोला गया तुम्हारे पास जब हावी हो गए हो, ठीक है, तो जो मैक्सिमम रिस्पांस मिलना चाहिए था हाई एंटागोनिस्टिक डोज को, उसके रिस्पांस को तुम कम कर दिए। तो ये आपके सामने सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, वही चीज़ लिखा गया है आपके सामने यहाँ से। अब इसी को देखो एक्सप्लेन किया गया है आपके सामने यहाँ से। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्रिया के लिए अलग अलग होती है। इसमें लिख रखा आपके सामने पहला कम्पिटिटिव विरोधी एंजाइम एक सक्रिय स्थल पर प्रतिस्पर्धा करता है, मतलब ये जहाँ पर एक्टिव होगा वहीं पर काम करेगा, अपने सबस्ट्रेट के साथ बंधता नहीं है, यानी अब दोस्ती तगड़ा नहीं करता, इससे अधिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में उल्टा कार्य करता है और उसको क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं गुरुदेव 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। वाट क्वांटिटी टूल इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द न्यू ड्रग्स लॉन्च, मतलब तुम कोई नया दवा लॉन्च कर रहे हो। चलो हमने मान लिए ये चुंबक हमारे पास है, मान लेते हैं आपके सामने चुंबक देखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसको हम मान लेते हैं मार्केट में बेचेंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो हमारी पास चुंबक है कैसे सक्सेस है। अरे धड़ 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 बिकता, कहला अरे बार मर्दे बाजार में तो बड़ा तेज बिकता हो, तब जाने अरे बहु बढ़िया बा। हमारे तो एक आदमी खरीदल, कहले एक लड़का खरीदल, मान लेता कहले अरे इमें चुंबक बड़ी ऐसे नॉर्थ करबे तो ये दू भागी। ठीक है, तो देखा देखो भागता ना, भागता ये भाग रहा है। ठीक है, अब ये बताओ भाग रहा है तो दूसरा भी बंदा लेगा, तीसरा भी बंदा लेगा, चौथा बंदा लेगा, सेल ग्रोथ धड़ल्ले बढ़ जाएगी। ठीक है, भर बिके शुरू हो जाए। तो वही बताओ, ठीक है, कह रही है ब्रांड्स एसोसिएशन स्टडी, ब्रांड तो भैया ब्रांड है ये। ठीक है, तो पहले बेचना तो जाइए। सेल ग्रोथ परसेंटेज द बी द करेक्ट ऑप्शन, यही मेन चीज़ है।
आपके सामने कस्टमर टेस्ट मोनोग्राफी, यानी ग्राहक प्रशंसा पत्र। बताओ तू बताओ, सब कोई पत्र तुमको देगा कि हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी वो प्रचार हो ही जाएगा। लिख रखा फोकस ग्रुप फीडबैक, मतलब तुम्हारे पास फोकस में फीडबैक आए कि हाँ सही है कि गलत है, ये तब तक काम हो जाए, तो ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं, थोड़ी सी कहानियाँ 16 नंबर का पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सरल क्वेश्चन। मियोसिस, देखिए दो तरह का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन आर टू टाइप। फर्स्ट इज तुम्हारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। पहले होता है माइटोसिस, माइटोसिस होता है, उसके बाद आपके सामने क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, मियोसिस होता है। यानी दो तरह के आपके सामने सेल होते हैं। अब याद रखना, माइटोसिस एक सेल डिवीजन करके क्या कर देता है गुरुदेव, दो सेल बनाता, तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस में एक सेल से पहले दो सेल बनता है तो उसे मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। फिर धड़ से ये तुरंत क्या हो जाता है आपके सामने, चार सेल बना लेता है। क्या बनाता है गुरुदेव, चार सेल बनाता है। तो मियोसिस रिजल्ट इन द नंबर ऑफ सेल फॉर्मेट, कितने सेल फॉर्मेट होते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन के परिमाण स्वरूप कोशिका बनती है। इसमें टोटल कितना बनती है, चार। एक स्टेप कहेगा तो दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड होता है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब साफ साफ ये तुम्हारे पास क्या होगा, अब देखिए बी ऑप्शन कह रखा, बट ये पूरी तरह से रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कहेगा तब ये हो, केवल मियोसिस कह रहा तो इस चारों सेल को कंसीडर करेंगे, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब लिख रखा देखिए बी नंबर, अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन होती है जो सेक्स रिप्रोडक्शन के समय होती है। ये दो चरण में होती है, बोले मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन के अंत में चार, देखो कुल क्या रखा, चार हप्लाइड कोशिकाएं बन के तैयार हो गई हैं, ठीक है, चार हप्लाइड कोशिका बन के तैयार हो गई, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भाई गलत कहीं से टिपक हो गया होगा यहाँ से। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन, मियोसिस फर्स्ट कहेगा तो इस पे टिक मार देना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 17 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 17 नंबर की कहानी थोड़ा सा हम चलते हैं। क्या दे रखा आपके सामने, हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर इंस्टॉलेशन डिफर फ्रॉम द इथाइल ऑक्साइड। अब यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का सिंबल H2O2 होता है, जो लिक्विड फेज में होता है। क्या होता है, लिक्विड फेज में। और इथाइलिन ऑक्साइड जो तुम्हारे पास होता है, किसके फेज में होता है, तो गैस के फेज में होता है। चलो हमने मान लिया। अब एक दूसरे से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, पहला दे रखा है आपके सामने, पहला लिख रखा लीव नो टॉक्सिसिटी, यह कोई विशेषात्मक अवशिष्ट नहीं छोड़ते। अब बताओ ये भी विशेषक, यानी अब बताओ टॉक्सिक यदि छोड़ेगा तो कोई यूज करेगा, तो ये दोनों के लिए तुम्हारे पास सही है। आगे चलते हैं, यानी क्या दिया है, इज नॉन फ्लेमेबल, मतलब ये ज्वलनशील नहीं है, ये भी ज्वलनशील नहीं है, ये भी ज्वलनशील नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं, उड़ जाते हैं, ये ऑपरेट कर जाते हैं। कैन नॉट स्टलाइज इम्प्लांट, भैया काहे जरूर कर, वही बेजती कहता था मर दे, ठीक है, स्टलाइज नहीं करी तो काहे प्रयोग कर जाए। रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर, बताओ घाव धोने के लिए क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब वही लिख रखा हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर जिसे HPV बोला जाता है, बी संक्रमण और इथाइलिन ऑक्साइड ईवो, ठीक है, बी संक्रमण दोनों जीवाणु वायरस तथा अन्य सूक्ष्मजीव को मारने में मदद करते हैं। किसको छोड़ दिया जाए, HIV, क्योंकि HIV तो भैया खतरनाक है भाई, क्या लगा है खीसा चला, क्योंकि H2O2 तुम्हारे हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में अपघटित होकर जिससे हानिकारक अवशेष पदार्थ नहीं छोड़ता है। बताओ वहाँ पर हानिकारक पदार्थ छोड़ेगा तो आदमी कहाँ यूज करेगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने कितना 18 नंबर क्वेश्चन पे लिख रखा हाउ इज द इक्विवेलेंस स्टैटिक इवैल्यूएशन दे रखा। कहने का मतलब इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, जैव समतुल्यता, मतलब जैसे देखा जब नेचर बोलता है कि नेचर अपने आप को मेंटेन करता है, कि मतलब जितने जीव हैं उतने सब कुछ रहते हैं मेंटेन, तो इसमें क्या हो जाती है, उनकी वेरिएशन का क्या कहते हैं, एनालिसिस किया जाता है, जिसको अनोवा के नाम से बोलते हैं। AN ये हो गया, ओ से ऑफ हो गया, और वैसे आपके सामने वेरिएशन हो गया, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसी को लिख रखा बायो इक्विवेलेंस एक संख्या की यानी परकलन करने के लिए तुम्हारे पास विचार का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में देखते हैं नंबर ऑफ कितने पोर्शन है उसको दिया जाता है। अब इसको यदि आप सही से नहीं, इस परीक्षण में देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स मापदंडों के Cmax मतलब अधिकतम सांद्रता, यानी
कॉन्संट्रेशन बोला जाता है, मैक्सिमम कितना है, और उसको संपूर्ण अवशोषण की तुलना की जाती है। कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति है उसके अंदर कितना एब्जॉर्ब होके गया वो भी बैक्टीरिया को किल वगैरह करने के लिए, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम इक्विवेलेंस का उपयोग करते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, कहानियाँ आगे की तरफ चलाई जाती है भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से, जो बहुत सुटेबल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट एवरी 5 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ कौन सी ऐसी बॉडी होती है जो हर एक 5 साल बाद, देखो केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल की निम्नलिखित में से कौन सी यानी शासी निकाय का गठन किया जाता है भाई। पीसीआई करता, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए पीसीआई कि अब तुम्हारे पास देखिए एक्ट तुम्हारे पास 1948 के तहत स्थापित की गई थी। इसमें तुम्हारे पास भारत में शिक्षा, पीसीआई क्या करता है, शिक्षा करता है, प्रैक्टिकल करवाता है, नियमन की देखरेख करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। हर 5 साल के बाद तुम्हारे पास केंद्र सरकार भी इस पर क्या कर देती है, रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता, मतलब बदली की जाती है। ठीक, तो 19 नंबर। 20 नंबर क्या क्वेश्चन आपके सामने, पीसीआई तो इस पे मारा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्शन इंटरेक्शन, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ जो एब्जॉर्शन को इंटरेक्शन को दिक्कत कर सकती, जैसे नहीं कहते हे एकरे साथ है इतने खैया, जैसे ना अभी, हाँ बहुत सूटेबल। देखा हम सब लोग जब ट्रेनिंग के दौरान थे, ठीक है, अभी भी मतलब हॉस्पिटल पे काम करते हैं, कभी कभार जाते हैं, तो होता क्या, कोई भी एडल्ट में नहीं आए तो नहीं पूछता, बट बुजुर्ग आदमी कोई भी दवा लेता है तो तुरंत पूछता, डॉक्टर साहब कौन परहेज बा, कौन नहीं खाब, का खाब, तुरंत पूछ लेता हमसे। तो वही ड्रग्स एब्जॉर्शन इंटरेक्शन के बारे में पहले ही जान चुका है। ठीक है, पहले रेखा आपका सामने देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बारबिटूरेट, इसके साथ तुम खा सकते हो, कौन दिक्कत है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास टेट्रासाइक्लिन मिल्क, इसके साथ नहीं खा सकते हो। टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ खाओगे, मिल्क में एक एसिड होता है जिसका नाम लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है जो क्या कर देता है, टेट्रासाइक्लिन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको दिक्कत कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास इसमें जो 3 चीज, लैक्टिक एसिड होगा, कैल्शियम, ये सब उसके दिक्कत को यानी एब्जॉर्शन को घटाने का काम करती हैं, तो इसीलिए टेट्रासाइक्लिन कभी भी मिल्क से नहीं खाया जाता है। ठीक है, लिख रखा PAS जिसे प्रोबिनॉइड यानी बोला जाता है, इसके साथ ये खा सकते हो, कोनो टेंशन नहीं। फोलिक एसिड फिनाटीन के साथ दिया जा सकता है। ठीक, तो ये आपके सामने दिया। अब इसका दे रखा देखिए, अवशोषण अंतःक्रिया तब होती है, ठीक है, इसको बी मार देते हैं, जब औषधि का अवशोषण खाद्य पदार्थों अन्य के प्रभावित होता है। टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ क्यों नहीं खाए जा सकते। अब देखिए टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवाई है, तो पहले जान रहे हैं, दूध में उपस्थित कैल्शियम तथा लैक्टिक एसिड अंतःक्रिया करता और कैल्शियम क्या कहते थे, टेट्रासाइक्लिन के बंधन को, ठीक है, बंद बनाता और अवशोषण कम होता, मतलब एब्जॉर्शन कम होता है। इसलिए कोई बंदा यानी जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं कि टेट्रासाइक्लिन को, यानी टेट्रासाइक्लिन जो दवाइयाँ आती दूध के साथ ज़्यादा प्रयोग न करे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो पूछिए, जरूर पूछिए, लाज न करिए भाई, पूछिए कि किसके साथ नहीं लेना है। ठीक है, वो फार्मासिस्ट वाले नहीं बता पाएंगे, वो जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से पूछिए कि कौन सी दवा दोबारा प्रयोग नहीं, यानी किसके साथ प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 21 नंबर क्या दे रखा है, विच इंटरेक्शन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ द बोरिक एसिड, मतलब कौन सा अंतःक्रिया बोरिक एसिड को प्रभावशीलता को कम करती है। ठीक है, तो इसमें दे रखा आपके सामने मिक्सिंग विथ एल्कलाइल, क्योंकि एल्कलाइल क्या होते हैं, ऐसे बेस होते हैं, क्षार जिसको बोला जाता है, जो पानी में क्या हो जाते हैं, इजीली घुल जाते हैं। ये बोरिक एसिड के साथ जुड़ेंगे तो उसकी स्थिरता को, मतलब तुम्हारे पास स्टेबिलिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। तो आपके सामने क्या लिख रहा है, एक्सपोज लिख रखा है, एक्सपोज टू सनलाइट, यानी सूर्य की प्रकाश के संपर्क में आने से भैया इससे नहीं। ठीक है, अब क्या लिखा, मिक्सिंग में एल्कलाइन, इससे टिक मार देना। स्टोरेज हाई टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे इसे रखा जाता है, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत काम करता है। कॉम्बिनेशन विथ एंटीबायोटिक, बोरिक एसिड कॉम्बिनेशन में आता है, सही है ये भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोरिक एसिड पर हल्का अम्लीय यौगिक होता है, जो क्षारी, क्योंकि अम्ल रहेगा क्षार रहेगा, दोनों को मिश्रित होने से अपनी स्थिरता और प्रभाविता खो देते हैं। अब बताओ एसिडिक नेचर का और बेस नेचर का, हम पहले ही पढ़ें कि कोई भी एसिड यदि किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत भन्न से साल्ट बनाई और प्लस में तुम्हारे पास
वाटर बनाएगा H2O। अब बताओ ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने 21 नंबर का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आप क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 22 नंबर यहाँ से, इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस बाय राइबोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी इज द प्राइमरी यूज फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने। अब देखिए इसमें तुम्हारे पास पहला दे रखा आपके सामने, इंटरफेरॉन जो होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कई तरह की होती है जो वायरल डिजीज होती है। क्या होती है गुरुदेव, वायरस डिजीज होती है वायरल, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस टाइप से चलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इनकी इंटरफेरॉन जो तुम्हारे पास अल्फा एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा संशोधित प्रोटीन होता है जिसमें आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम ही भैया क्या बनाएगा गुरुदेव, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली बीमारी है जो हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इनकी कहानियाँ चलते हैं। 23 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंज्यूम फूड, काहे खाना तू खा ला, तनी बता। अरे गुरुदेव एनर्जी खातिर, बीमारी से बचावे खातिर, ये सब से खाना खा लें तुम्हारी बीमारी दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो अब क्या लिख रखा, रिड्यूस द तुम्हारे पास, रिप्लेस रेगुलर मेडिसिन, मेडिसिन को कम करने के लिए। अब बताओ दवा की नियमित को प्रतिस्थापित करने, दवा को हटाने के लिए कौन खाना खाता है भैया, गलत बा। गेन वेट क्विकली, वजन बढ़ाने के लिए सन्न से, अरे भैया हटावा एक ही। ठीक है, इनहांस द फ्लेवर ऑफ मील, यानी भोजन को स्वाद बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं गुरुदेव, अरे मर्दे तू यार। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया यहाँ पर, सपोर्ट स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, कि हमारा शरीर पूरी तरह से काम कर सकते हैं, बीमारी से बचाया जा सके, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब ये कहानी वगैरह जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बैलेंस डाइट ली जाती है, सोशल फार्मेसी में सुने होंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी अमाउंट मात्रा में होती है। ठीक है, फंक्शनल फूड वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अधिक यानी पोषण अधिक स्वास्थ्य लाभकारी होते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, देखिए ऊर्जा यानी देना नहीं बल्कि परितंत्र मजबूत करना, उपपचयी क्रिया को सुधारना, बीमारियों से बचाना, जैसे प्रोबायोटिक, जैसे दही खाते हैं। दही क्या कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको सुटेबल करती, प्रमोट करती है और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हार्ट के लिए सुटेबल है। फाइबर देखा जाए तो हमारे पाचन क्रिया को सुधारता है, तो फाइबर मतलब सलाद पल भर खाइए, खाना खाइए तो सलाद जरूर खाइए, जो हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथ करता है, जिसे एब्जॉर्प्शन प्लस में जो फीकल मेटल होते जो मल होते वो बाहर निकालने में हमको तकलीफ नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 हु कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। अब बताओ, बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले, कह दिया है पीसीआई 1948 के तहत। ठीक है, पीसीआई परिषद का गठन कौन करता है, इसके गठन करने के लिए तुम्हारे पास इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कहीं दे रखा है इलेक्टेड फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये बात है, कोई किसी भी कंडीशन से तुम थोड़ी ना ला सकते हो। रिप्रेजेंट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज वाले दूसरे काम करते हैं। मेंबर अपॉइंटमेंट द सेंट्रल, ठीक है, काउंसलिंग, इससे लिए तुम्हारे पास कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने इनमें, अब इनका तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक, अब इनकी कहानी थोड़ा सा आप पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या लिख रखा आपके सामने। पीसीआई 1948 में पीसीआई परिषद यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का गठन इलेक्टेड मेंबर, गवर्नमेंट मेंबर और तुम्हारे पास कुछ चिकित्सा फार्मासिस्ट क्षेत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्या दे रखा 25 नंबर क्वेश्चन।
फीडबैक इनहिबिशन इज आल्सो टर्म। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, पहले किसी को तुम कुछ दिए तो दोबारा रिस्पॉन्स करता, उसी को फीडबैक बोला जाता है। अब यहाँ पर इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब रोकने का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा, देखिए लिख रखा लेटेंट एनर्जी एक्टिवेशन, एनर्जी दिया, एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम तो एक्टिवेशन करता है, ठीक है। इनहिबिट मतलब रोकने का काम करता है। इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसके लिए तुम्हारे बन, क्योंकि रिएक्शन शुरू हो गया तो इंड प्रोडक्ट बनेगा। कंपार्टमेंशन में होता है, या आपके सामने इनिशियल प्रोडक्ट इनहिबिशन, यानी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है, इनहिबिट किया जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस इज ए पार्ट ऑफ, मतलब जीएमपी, ठीक है। ये आपके सामने कर दिया, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस इज ए पार्ट ऑफ, मतलब ये किसका पार्ट है, ठीक है। ये आपके सामने किसका पार्ट है, पहला दे रखा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, नो। इफिकेसी गाइडलाइन का पार्ट है, नो। मल्टी डिस्प यानी क्या लिख रखा है, डिस्पेंसनरी गाइडलाइन, ये तरह का गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल तो क्वालिटी एश्योरेंस, और नाम सुने होंगे CGMP का नाम, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेफ्टी गाइडलाइन होती है। देखिए इसमें CGMP एक प्रमुख उद्देश्य उच्च क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अब क्या लिख रखा, सुरक्षा औषधि यानी क्वालिटी, ये क्या लिखना, एश्योरेंस लिखना था जी, ठीक है। खाद्य, ठीक है, लिख रखा है गुणवत्ता प्रबंध में तुम्हारे पास प्रणाली का योगदान होता है। मानकीकरण, ठीक है, सुनिश्चित करता है, और ये त्रुटियों को रोकने का त्रुटियां मतलब एरर को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, क्योंकि किसी भी दवाई में एरर होगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर, ऑरेंज पिल इफेक्ट कैन बी इटिमेटेड बाई, मतलब तुम्हारे पास ऑरेंज पिल इफेक्टेड कम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो आप स्प्रे प्रयोग कर रहे हैं इसकी नोजल को थोड़ा सा पतला और बड़ा बना देंगे तो इससे हम इफेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीज द स्प्रे डिस्टेंस को जितना तुम क्या करोगे कम करोगे, आग पकड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो ये भैया रॉन्ग हो जाएगा। यूज द फाइन, देखो फाइनर मतलब पतला स्प्रे नोजल, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये दे दिया है आपके सामने। स्लो डाउन द कोटिंग पैन स्पीड, स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, धीरे धीरे मारोगे तो चांस बन जाता है। एडिंग मोर टेल, ठीक है, टाल्क, आप कोडिंग फॉर्म यानी इसमें नहीं करेक्ट है, तो CB इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लिख रखा है स्प्रे का वितरण अधिक समान होगा, यानी जिससे सतह पर अनियमित, ठीक है, अनियमित बनावट नहीं बनेगी, ठीक है। एक के बाद जैसे एक के बाद अनियमित करेंगे तो लेयर बाय लेयर पता चलेगा। यह महीन स्प्रे नोजल के उपयोग करके, यानी लिख रखा ऑरेंज पिल इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है, कम करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जितना लंबा स्प्रे रहेगा उतना हम क्या कर सकते हैं, दूर से इफेक्ट डाल सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर चलते हैं। व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन द एल्केन, अब एल्केन क्या होता है, ANE दे रखा है, ANE मतलब तुम्हारे पास CnH2n और प्लस में तुम्हारे पास 2 होता है, लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, A लगाना पड़ेगा, ANE, ये सब एल्केन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। याद रखना कोई भी एल्केन, ठीक है, यानी कोई भी एल्केन जब क्या कर देगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर का निर्माण करता, क्या कर देते हैं, वाटर का निर्माण करता। अब ये जब जलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। दहन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई भी चीज़, अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का चीज़ें सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल A + B हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, C कर देते हैं, A और BC। अब इसको ये प्रतिस्थापित कर देगा, A यानी B की जगह ले लेगा C, और A अलग B अलग हो जाएगा, तो उसको परिस्थापति एडिशन, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। एडिशन अभिक्रिया क्या होती है, जब तुम्हारे पास A + B मिल के क्या बनाता है, AB बनाता है, तो उसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। एलिमिनेशन अभिक्रिया जस्ट इसी का उल्टा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब दहन, किसी एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, चाहे मीथेन हो चाहे कोयला हो, कुछ भी हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर का निर्माण होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही कहानी आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है।
चलिए यहाँ पर आते हैं 29 नंबर। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग इज रेगुलेट थ्रू द, मतलब चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग जो की जाती है किस काहे की जाती, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैकेजिंग है तो पॉइजनस पैकेजिंग, देखो लिख रखा, पॉइजन प्रिवेंट करने के लिए, विष को रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, अभी बताओ बच्चा है, खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए की जाती है। अब देखिए विष, ठीक है, विष रोकथाम पैकेजिंग अधिनियम एक कानून है जो बच्चे के हानिकारक पदार्थों के पैकेजिंग को नियमित करता है। अभी जैसे सेल्फास वगैरह होगा तो देखेंगे बड़ा तगड़ा टाइट पैकिंग होता है, उसको देखेंगे ऐसे ऐसे खोद खोद के निकालेंगे तो कहीं निकलेगा, ठीक है, जब फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे सेल्फास का जो पाउच आता है वो थोड़ा सा रिस्की टाइप में होता है, क्योंकि पन्नी होती, पन्नी के अंदर एक पन्नी होती है, उसको यदि खाएंगे तो भैया, क्योंकि अब पॉइजन वो है, पॉइजन मतलब अब देखिए 2-3 चीज़ याद रखना है यहाँ पर से, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लीजिए। जो चूहा मारने वाली दवा होती है उसका जो केमिकल होता है उसमें क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक फास्फाइड होता है। ये हो गया, ये चूहा मारने की, रेड किलर होता है ये, रेड किलर। अब हम जो सल्फास बोले हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है गुरुदेव, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फाइड होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से, ये 2 चीज़ आप कुछ समझे कि नहीं। जो चूहा मारने वाली दवा होती है जिंक फास्फाइड, जो तुम्हारे पास सेल्फास खाते हैं वो तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, खाते नहीं। एक्चुअल में ये सब सुरक्षा पर्पज के लिए है, ठीक है। जैसे अलग अलग दवाइयों का उपचार है, जैसे अभी ये वाला जो तुम्हारे ये सब जितने भी होंगे ना, ठीक है, ये उस वाली दुकान पे मिलेगा, जैसे जो तुम्हारे पास बीज भंडार वगैरह दुकान पे, ठीक है, तो ये सब काम करते हैं। बट कोई भी चीज़ यदि तुम खाओगे, मान लेते दवाइयाँ है, ठीक है, दवाइयाँ भी तुम ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी खा लोगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, आदमी की डेथ हो सकती है। तो ये तुम्हारे पास, ये मत सोचना कि, बट जहर वहर नहीं खाना चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है भाई, ठीक है। जब वहाँ आते हैं हॉस्पिटल में तो हालत ख़राब हो जाती है। 30 नंबर लिख रखा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन इज कंपोर्ट। किडनी स्टोन क्या होती है, ये आपके सामने क्या होगा, एक किडनी और ये आपके सामने दूसरी किडनी। कभी कभी किडनी में हो जाता है, या कभी कभी ये किडनी की थैली, यहाँ पर पेशाब की थैली हो जाएगी यहाँ पर, अब ये कभी कभी यहाँ हो जाती है, कभी कभी यहाँ, कभी कभी पेशाब की थैली में। क्यों होता, क्यों है? क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर गुरुदेव क्या होता है, कैल्शियम होता है 1%। हड्डी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता, ये जब पानी तुम नहीं पियोगे तो यही कैल्शियम क्या करता है, उनसे जुड़ के कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो क्या कर देता, पथरा बना लेता है, स्टोन बना लेता है। अब गांव में देखेंगे एक पत्ती खाते हैं जिसे पत्थर चट्टा की पत्ती बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में उसे ब्रायोफिल्म बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादा सर तक काम करता है। यदि आपके यहाँ पर रहेगा तो आप केवल पानी अच्छे से इंटेक करिए, मोस्ट ऑफ द केस में किडनी यहाँ से निकल जाती है, बट पित्त की थैली में रहती है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सिस्टीन होती, यूरिक एसिड होती है, आपके सामने स्ट्रूवी यानी क्या लिख रखा है, स्ट्रूवाइट होती है। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बोलिए, किडनी स्टोन का सबसे आमतौर पर कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। कैल्शियम तथा ऑक्जेलेट का उच्च स्तर पर धीरे धीरे डिपोजिट खो जाता है जब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं। इसीलिए बल भर पानी पीजिए, ठंडी का सीजन गर्म करके पीजिए, एक गिलास गर्म कैला वही में एक गिलास ठंडा डाल देगा, दूध नॉर्मल होगा, पी ला, कोनो टेंशन नहीं, ठीक। इस टाइप से पिया जाता है, बट पानी जरूर पीजिए। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ से। अब बहुत सारे लोग ज्ञान दे लेंगे कि सर हम बियर मार लेंगे दूध ही फिटिया जाएगा तो अलग खीसा है, ठीक है। एक बार हमको भी हुआ था, किडनी स्टोन हो गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग सलाह दिए थे कि वो बियर पीजिए, ठीक है। तो 1-2 केन पिए तो ज़्यादा सूटेबल नहीं था, ठीक है। तब गांव पे गए तो वो पत्थर चट्टा वाला जो बायोफिल्म होता है उससे सब ढूंढ के लाएँ, और बहुत सारा भेली खाएं और पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिए, अल्कासाल वगैरह होता ना, इसका प्रयोग किए थे, मोस्टली गल गई थी, ठीक है। 5 या 8 mm की थी। देखो 31 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये बच्चा जानता है, देखें कितने मेरे भाई इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए नाट कह दिया, तुम्हारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। एनिमा देखा जाए तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ईयर लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या जाता है, नेजल ड्रॉप लिक्विड डोजेज फॉर्म में आता है। एनिमा देखा जाए तो तुम्हारे पास उसके अंदर जो होता है वो एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है लिक्विड होता है, ऊपर से केवल पन्नी लगाई जाती है जो जिलेटिन की होती है। एक्चुअल में इसको भी हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत रखेंगे। अब एक बचा आपके सामने टैबलेट, देखें कितने मेरे भाई इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं 31 नंबर का, ठीक है।
ये हो गया है यहाँ से। अब फिर कहानी आगे की तरफ चल रही है हमारी भैया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर चल जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिख रखा है ग्लूटार, ठीक है, एल्डिहाइड इज यूज, काहे प्रयोग किया जा रहा था। ये देखा जाए तो एक सरफेस यानी सरफेस डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग करता है, एंटीसेप्टिक की तरह तुम्हारे नहीं, एंटीबायोटिक की तरह नहीं, फंगीसाइड की तरह नहीं, ये सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है। देखो लिख रखा है ग्लूटर एल्डिहाइड का उपयोग पृष्ठीय विसंक्रमण के रूप में किया जाता है। यह एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक विसंक्रमण होता है। इसका उपयोग यानी तुम्हारे पास चिकित्सा उपकरणों मतलब इक्विपमेंट को, प्रयोगशाला उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है, मतलब स्टरलाइज करने के लिए, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, 33 नंबर क्या कर, इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई। What is the optical device used to draw image for, ठीक है, इमेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक कार्ड, मतलब तुम्हारे सूक्ष्मदर्शी की प्रति यानी प्रतिबिंब ड्रा करने के लिए तुम्हारे पास प्रकाशीय केंद्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैमरा लूसी, ठीक है, यानी लूसीडा का प्रयोग किया था। पहला स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके लिए भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत महंगा आता है, गलत है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय माइक्रोस्कोप प्रकाश से चलाया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप को डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस में तुम्हारे पास कैमरा लूसीडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए साफ साफ लिखा है, सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब ड्रा करने के लिए प्रयुक्त प्रकाशीय उपकरण यानी कैमरा लूसीडा कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जो उपयोगकर्ता सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र के कागज पर ट्रेस करने के लिए किए जाते हैं, मतलब कागज पर ट्रेस करते हैं। जैसे तुम कैसे जानेगो कि वायरस का स्ट्रक्चर ये कैमरा लूसीडा का ही प्रयोग किया जाता है। इससे तुम पता कर सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा, ये सारी चीज़ें। 34 नंबर को क्या क्वेश्चन पूछा है, ASUDTA स्टैंडर्ड फॉर। अब इनकी कहानियाँ सुनिए, इसको तुम हटाओ, टैब की केवल कहानी सुनिए। टैब की कहानी क्या होती है, टी से आपके सामने क्या होता है, टेक्निकल, ए से एडवाइजरी, डी भी ले लो, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होती, इतना तुम समझे ए। अब इसमें ढूंढिए कहाँ पर है ड्रग्स, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगी। अब क्या लिख रखा आपके सामने, ड्रग्स टेक्निकल एडसेंट बोर्ड, ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रखा, देखिए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये तुम्हारे पास सही है। ड्रग्स टेक्निकल यानी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये भी रॉन्ग, बचल ए है। अब ये केवल बचा हुआ, ध्यान से सुनिए, ए से आयुर्वेदिक, यस से सिद्धा, यू से यूनानी, डी से आपके सामने ड्रग्स, टी से टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। देखला मिल गई कि नहीं, इस तरह से ढूंढिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया गया, 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिएक्शन ड्रग्स, ठीक है, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन का कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला दे रखा आपके सामने, टाइप ए रिएक्शन पेशेंट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है, 150% सही, ये सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने यहाँ पर, टाइप बी रिएक्शन, ठीक है, टाइप बी रिएक्शन अकर ड्यू टू द फार्माकोलॉजिकल नोन एज, ठीक है, ड्रग्स, इसको तो भैया ड्रग्स बोला ही बोला जाता है। इसमें टाइप बी जो तुम्हारे पास होता है, ठीक है, नोन एंड डोज रिलेटेड रिएक्शन, इससे भी तुम्हारे पास रिएक्शन गलत हो जाएगा। टाइप 1, ठीक है, रिएक्शन इज आल्सो टर्म ऑफ द प्रीडिक्टेबल रिएक्शन बोलते हैं, एकदम से सही हो जाएगा। तो यही गलत है, तो गलत हमसे पूछा हुआ, तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टाइप ए जो ठीक है, प्रतिक्रिया रिएक्शन रोगी पर निर्भर करता है, कि मतलब वो डोज, जैसे नहीं कहते हैं कि छोट बात तो आधा गोली खियादा, बड़ा बात तो एक गोली खियादा, ऐसा सुने होंगे। ठीक है, अब बहुत छोट बात एक गोली 4 गुना कह दिया, तो वो तुम्हारे पर डोज पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। 36 नंबर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी यानी गाइडलाइन क्यूटी सिग्निफिकेंस, यानी क्यू जो 2 होता है किसके लिए तुम्हारे पास किया जाता है, वो एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यूटी का मतलब अर्थ होता क्या होता है, विश्लेषणात्मक, मतलब क्वालिटी चेकअप के बारे में बोल रहा है। ठीक है, क्यूटी एक तरह की गाइडलाइन होती है, ICH इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन चलती है, इसी के द्वारा सब कुछ किया जाता है। जो दवा, ठीक है, दवा विश्लेषण सटीक तरीके से करती, विश्वसनीय तथा दोहराने योग्य हो सके।
ठीक है, तो इसको बोला जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, विच एजेंसी ओवरसी यानी फार्मा कोविजिलेंस इन इंडिया। कह दिया आपके सामने, भारत में फार्माकोविजिलेंस देख रेख कौन सी एजेंसी करती है। फार्माकोविजिलेंस मतलब कोई भी दवा, ठीक है, किस लेवल पे वर्क कर रही है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास CDSCO होता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO बोला जाता है, यही करती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अभी देखो साफ साफ लिख रखा, सेंट्रल ड्रग्स, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। CDSCO भारत की औषधि चिकित्सा उपकरणों के नियमन की जिम्मेदारी की एजेंसी, यही का काम आता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, 38 नंबर, यहाँ पर आ जाते हैं। 38 नंबर क्या लिख रखा है, क्वाटरनी अमोनिया कंपाउंड, जिसे QACR, ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब इनकी कहानी थोड़ा सा सुनिए। ये तुम्हारे पास सरफेस केटायन होते हैं, ये आपके सामने केटायनिक सरफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, सरफेक्टेंट होते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, फिनोलोइक डेरिवेटिव होते हैं भैया, नो। विग्नॉइड होते हैं भैया, नो, ठीक है, विग्नॉइड होते हैं, नो। अब यहाँ से ऑप्शन दे रखा है, इनकी कहानी पर थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ से देखिए, आयनाइन नहीं भैया, कटायन होते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो बैक्टीरिया तथा वायरस को नष्ट करने के लिए बहुत 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 सुटेबल होते हैं, ठीक है। 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है, ठीक है। तो इसमें एसिडाजोलामाइड होता है। अब एसिडाजोलामाइड जो तुम्हारे पास होता करेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ फुरसामाइड एक तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ होती हैं, बतावा, एंटी डाययूरेटिक होती हैं। टेलमीसार्टन जो तुम्हारे पास कब प्रयोग की जाती है, टेलमीसार्टन वगैरह जब किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जाता है, ठीक है। इस सब से तुम्हारे पास अलग होगा। देखिए, एसिटाजोलामाइड एक कार्बनिक अनहाइड्रेज स्मंदक है जो ग्लाइकोमा, मेटाबॉलिक, ठीक है, और तुम्हारे पास मेटाबॉलिक अल्प, ठीक है, अल्पलोसिस और ऊंचाई पर जाने पर बीमारी उत्पन्न, जैसे ऊंचा जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर टाइप, डिजनिंग टाइप में आएगा, तो एसिटाजोलामाइड का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले है, यहाँ से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन द हाई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, मतलब कोई दो दवाइयाँ उनके बीच में क्या कर देते हैं, यानी इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं, एफिनिटी। एफिनिटी मतलब प्यार होता है, क्रोमेटोग्राफी से हम पता कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 41 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, इन डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट बायोबिलिटी सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक अवेलिटी यानी अवेलिटी ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ओरली इज डिटरमाइंड बाय द कंपेरिजनिंग इट विथ, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, ऐसी कौन सी दवाइयाँ तुलना करके बताना, मौखिक दवाइयाँ और तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ हैं जी, ठीक है। इसका मतलब मौखिक दवाइयाँ जो खा रहे हो किसी से तुलना करके तुम बता सकते हो कि 100% ये काम कर रही है। तो एक का दवाई है आईबी, 100% बायोबिलिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आईबी कहीं देर बा, इंट्रामस्कुलर दिया है, इंट्रावेनस दिया है, इंट्रामस्कुलर ये नहीं, इंट्रावेनस इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। ओरली एडमिस्ट ऑस्मेटिक पंप इन एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारे पास क्या दिया है, मौखिक रूप से यानी प्रशासित ऑस्मोटिक पंप का उदाहरण है, इसमें से कौन सा उदाहरण है। अब देखिए, पहले दे रखा आपके सामने, पहला इमीडिएट लिख रखा, इमीडिएट रिलीज ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, इमीडिएट नहीं करता, थोड़ा सा स्लो है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर, कंट्रोल द ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जिसे NDDS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंट्रोल ये हो जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे पास, देखिए वो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, मौखिक रूप से प्रशासी यानी प्रशासित ऑस्मोटिक पंप एक नियंत्रित औषधि प्रणाली का उदाहरण है। दवा लिख रखा, प्रणाली दवा को धीरे धीरे रिलीज करता है, क्योंकि पेट में जाएगा धीरे धीरे रिलीज करेगा तो लंबे समय तक काम करेगा, जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट का पेंटॉप DSR वगैरह का नाम सुने होंगे। 43 नंबर लिख रखा, कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल नोज मेडअप ऑफ, मतलब हमारी जो नाक होती है वो बाहरी से यानी किस का बना होती है। आपके सामने देखिए, एक एक स्टेप सुनिए। आपके सामने पहला दे रखा, आपके सामने क्या लिख रखा है, कॉन्चिकल बोन दे रखा, ठीक है, उसमें हाइलिन बोन होता है जी, ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ, ठीक है। 1 मिनट पड़ता है, ठीक है, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। एक बुक यहाँ पर है, इसमें तो अभी विजिबल होगा यहाँ से, ठीक है, ये हाइलिन है। पहले दे रखा आपके सामने कॉन्चिकी बोन दे रखा है, दूसरा कैरेटियॉइड बोन दे रखा है, ठीक है, 2025 का दूसरा शिफ्ट है ना,
हे रामा 2025 का पेपर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हाइलिन्स यानी तुम्हारे पास करेक्ट है, देखिए साफ साफ लिखा है कार्टिलेज, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल वोज इन मेड अप ऑफ, ये वाला तुम्हारे पास होती है किससे, लैरिंग्स बोन होती है, जो तुम्हारे पास जो लैरिंग्स यहाँ पर गले वाले रीजन पे होती है, कॉल्चिक्यू बोन नेजल इंटरनल होती है। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल दे रखा है ना, ठीक है, तो एक्सटर्नल कह दिया, एक्सटर्नल हमसे पूछवा किया, एक्सटर्नल नोज पूछा हुआ है, तो एक्सटर्नल ने तो तुम्हारे पास हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं। सुपीरियर नेजल कॉर्चियोजी नाक बनने का काम आती है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा गलत दिया है, देखिए ये वाला तुम्हारे पास सही दिया है, इसमें देखिए सूटेबल दे रखा है। ये 2025 का पेपर है, ये आपके सामने देख सकते हैं, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आध गलतियाँ तो हो ही जाती है। अरे यहाँ पर लिख रखा है अभी देखा भैया है, बट यहाँ पर क्या कर दिया, बी ए के बनाओ तू मर्दे डी बनाओ बड़ा नास लिख रखा। एक्सटर्नल नोज तुम्हारे पास अस्थिजन्य ढांचा के तुम्हारे पास हाइलिन कार्टिलेज से निर्मित होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, आदमी से होती तो मशीन है यार, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का पूछ ले बाहू, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द फाइबरस ज्वाइंट, इसमें से फाइबरस ज्वाइंट के अंतर्गत आती है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पहला ज्वाइंट दे रखा आपके सामने सिम यानी लिख रखा सिम्फाइसिस होता है, या आपके लैब्रम होता है, या आपके सामने ये दिया गया, आपके सामने ये दिया गया। तो फाइबरस ज्वाइंट तुम्हारे पास कह दिया है, ठीक है, ये वाली ज्वाइंट होती है, ये करेक्ट है। ये तुम्हारे पास लिख रखा है, देखो साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण सीनडेमोसिस हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन देखा, फिनो गड़बड़ा दे लई, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पर देखिए ये सी है भाई, ठीक है, इसको रॉन्ग कर देना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका भी यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था, फाइबरस ज्वाइंट का तुम्हारे पास एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। फाइबरस ज्वाइंट हाइलिन कार्टिलेज हो जाएगा, फाइबरस ज्वाइंट का तुम्हारे पास क्या होगा एग्जाम्पल, फाइबर, इसमें पता नहीं कहाँ चला गया भाई, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। इसको भाई थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, चलो इधर गलती मार दी है ज़्यादा भैया, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, इधर अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, तो सी इसका सही कर देना। 45 नंबर फेज 2, अब पढ़ेंगे फेज टू यानी फेज 1 में तो अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में कंजुगेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो फेज 1 अंतर्गत क्या, जो कंजुगेशन होता है सेकेंड फेज क्या आता है, सेकेंड इक्विपमेंट वैलिडेशन, अच्छा इक्विपमेंट के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास प्रोसेस वैलिडेशन फेज को दिया जाता है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा। 46 नंबर क्या पूछा, द स्टडी ऑफ द पॉइजन की स्टडी को बच्चा जानता है, पॉइजन की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। फार्मेसी जो आप दवाई के बारे में स्टडी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब जो दवाइयाँ हैं कैसे शरीर के अंदर एक्ट करती हैं, फार्माकोथेरेपेटिक पूरा उसका नॉलेज जानना पड़ेगा, यहाँ थेरेपी कैसे उपचार किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने, चलो 50 नंबर तक पहुंचा ही देते हैं आप सबको, ठीक है। यहाँ से 50 नंबर तक, उसके बाद 50 नंबर के बाद मिलेंगे यहाँ पर 46 यानी 7 नंबर, वाट हटा तू मर दे, वाट डज सी यानी GACP स्टैंडर्ड फॉर द कॉन्स्टेंट फार्माको यानी फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का काम, इनका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। तो सी से आपके सामने क्या होता है, गुड 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 गुड, यही दिल बा, ये सब हटावत हूँ। ए से एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन, पी से आपके सामने प्रैक्टिस यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपके सामने एनालिटिकल नहीं होता है, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन उसकी दे रखा है यहाँ पर। देखिए आपके सामने गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस होता है, जो जड़ी बूटियों की औषधि की खेती कैसे करना, उनकी सहानुभूति का सुरक्षा कैसे कर देना है, कैसे उसका मेन केमिकल निकालना, उसकी गुणवत्ता को कैसे मेंटेन करना, ये बताने की जिम्मेदारी इनकी होती है। 48 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, विच ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी स्टडी विद व्हाट ड्रग्स डज, डज कहीं भी रहेगा तो डज मतलब आपके सामने कहाँ पर जाना, डायनेमिक की तरह, ठीक है, डायनेमिक की तरह मूव करना है,
अब देखिए, पहले फार्माकोकाइनेटिक हमारे शरीर के अंदर दवा कैसे मूव करती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। फार्माकोथेरेपेटिक दवाओं के उपचार के बारे में बताता है। फार्माकोविजिलेंस ये बताता है कि कैसे वो काम कर रहा है। तो डज तुम्हारे पास क्या कर दिया यहाँ पर, डायनेमिक मतलब कैसे सक, देखो लिख रखा है फार्माकोडायनेमिक्स वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर पर क्या प्रभाव, डज मतलब कैसे प्रभाव डाल रहा है, रिसेप्टर पर, एंजाइम पर, कोशिका के अंतर्गत एक्शन कैसे कर रहा है उसी को बोला जाता है। तो डी इज द, देखो फिनो गड़बड़ौले यहाँ, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट डिफर फ्रॉम द, हटा भाई अभी पिछला देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पांस के लिए हम देखें, ये पीछे हम देखे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, दोहरा देला यहाँ पर ला के, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहाँ गई हो, ऊपर देलवा क्वेश्चन है यहाँ से, कह दिया आपके सामने सेल डेथ, ठीक है। सेल डेथ विच इज कॉजेज द टिश्यू इंजरी, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, टिश्यू इंजरी होती है। देखिए अब 2-3 चीज़ याद रखना इसमें, देखिए कहेगा सेल, देखिए क्या लिख रखा, यानी अब क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके सामने, उतक क्षति के कारण मृत्यु होती है, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोला जाता है। यदि नॉर्मल मर रहा तो वो अलग कहानी है, ठीक है। बट यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर देते, जब कहीं चोट वोट लगा तो उसके नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने एटलीस्ट कितना क्वेश्चन टोटल क्या कर दिए, 50 क्वेश्चन। चलो खींच देते हैं भाई आपके सामने, 70 नंबर तक पहुंचा ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन फार्मा वाला पोर्शन बचा रहेगा, ठीक है, तो उसको भी कर दिया जाएगा कभी मिलके। चलो मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। 51, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस में तुम्हारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहीं दिल बा, तो सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्या, विच ऑफ द मटेरियल इज रिफर फॉर द पेरेंटल ड्रग्स पैकेजिंग ड्यू टू द केमिकल इंट्रैक्शन, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, देखो रासायनिक यानी जड़ता के कारण पेरेंटल ड्रग्स पैकेजिंग, मतलब जिसके अंदर वो रखा जाता है, ठीक है, किस यानी सामग्री की प्राथमिकता दी जाती है। अब मतलब कहने का मतलब, जैसे अभी मान लेते ये दवा है, इसको पैकेज करना है तो हम क्या कर देंगे, पहला एग्जाम्पल दे रखा पॉलीइथाइलिन, ये इथाइलिक एसिड यानी इथाइलिन है, पॉलीथीन है, तो इससे रिएक्शन करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। एल्युमिनियम, क्योंकि केमिकल क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता, बस ग्लास नहीं करता, तो बोरोसिलिकेट ग्लास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंज्यूम बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर इज ए प्रोसेस वेयर ऑफ द कंज्यूम डिस, यानी कंज्यूमर जो होता है डिसाइड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को लेना है कि नहीं, ठीक है। क्या खरीदना है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। क्या दे रखा है, क्या विज्ञापित करना है, एडवर्टाइज, सेल करना आपकी जिम्मेदारी है और खरीदना किसकी, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आते हैं 54 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, लिख रखा आपके सामने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर कॉजेज, ब्लैडर मतलब नीचे वाला है जो पेशाब की थैली में होता है, ठीक है, पेशाब की थैली में होता है। तो अब इसमें होता क्या मेनली, ठीक है, इसमें देखिए पहले लिख रखा है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर रिलैक्स करती है, जिससे पेशाब बाहर आता है। स्टिमुलेट मतलब क्या करती, तो उद्दीपन करने का काम करती, भैया नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन रिलीज करते यानी रिलैक्स होता है, और इंटरनल इफेक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे हमारे पास पेशाब आ जाता है बाहर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अब इथाइलिन ऑक्साइड स्टलाइज किसके स्टलाइज के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा नमी होती है, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी और सील चैम्बर, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए लिख रखा OTO होता है, ठीक है, 40% से लेकर 80% वहाँ पर आर्द्रता मतलब नमी होनी चाहिए, सील यानी चेम्बर होना चाहिए। 56 नंबर क्या क्वेश्चन, द वैल्यू कैपेसिटी, देखिए देखा वैल्यूम कैपेसिटी ऑफ साइज 1 हार्ड, अब भाई बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुआ, देखिए आप देखे होंगे तो ये सबसे बड़ा कैप्सूल का है, सबसे छोटा कैप्सूल कितना नंबर का, 5 नंबर का, बट यहाँ पर हमसे पूछा है आपके सामने 1 ml, एक जो नंबर का कैप्सूल होता है 0.5 ml उसमें फिलअप होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, 0.5 ml होता है। अब कह दिया MFR होता है, यम से तुम्हारे पास क्या होता है, गुरुदेव, मास्टर होता है, ठीक है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है, कहीं देर बा, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब हम आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर थोड़ा सा सुन लेते हैं।
ए पर्सन इज एलिजिबल यानी एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, कम से कम उसमें 8 यानी 18 साल होना चाहिए। और याद रखना फार्मेसी की डिग्री लिया हो प्लस में 3 महीने उसके पास रजिस्ट्रेशन हो, यानी एक कहीं ना कहीं काम किया हो। क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से लिख रखा हैज़ बीन इंगेज और कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग्स हॉस्पिटल डिस्पेंसरी लेस देन, तुम्हारे पास 3 महीने से काम करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में, नीचे कम करेंगे तो कम हो नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है द डिग्री डिप्लोमा, चलो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी से कहीं ना कहीं रजिस्टर होना चाहिए, तो सही है। हैज़ बीन कंपाउंडिंग डिग्री ऑफ द हॉस्पिटल लेस देन, तुम्हारे पास 6 मंथ। अब बताओ डिग्री है नहीं तो का करवा, ठीक है, तो इससे फार्मेसी नहीं कही बा। हैज़ बीन लिख रखा है इंगेज, ठीक है, यानी क्या होगी इंगेज अब डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स लेस देन 6, अब तू डिस्पेंसिंग सीख लेला तो इन्हें सोचा कि फार्मासिस्ट हो जाए, तो ये भी रहा, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू याद रखना उसमें पीसीआई होना चाहिए, ठीक है, मतलब डी फार्मा होना चाहिए, ठीक है, डी फार्मा होना चाहिए या बी फार्मा होना चाहिए, प्लस में पीसीआई से आपके सामने रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप कहला पाएंगे यहाँ से। 59 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन फूड हेल्प द इम्प्रूव्ड डाइजेशन हेल्थ, मतलब इसमें क्या चीज़ खाएं जिससे हमारे पास डाइजेशन हेल्थ, प्रोबायोटिक बोले दही वगैरह खाएंगे, ठीक है, ये हो गया। एंटीऑक्सीडेंट खाएं प्रिजर्वेटिव खाएं एंटी फास्फोरस स्वीटनर खाएं बाप, प्रोबायोटिक दही वगैरह खाएंगे जिससे हमारे पास क्योंकि दही क्या करता है सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता, माइक्रो बैक्टीरिया को संतुलित करता, हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो गैस्ट्रो एसिड इनटू आइसोफेगस, मतलब ये आपके सामने पेट हो गया, ठीक है, तो पेट को क्या कर देता है, यहाँ पर एक वाल होती है एक वाल यहाँ पर, ये कह दिया आइसोफेगस पे रिफ्लेक्स न करके जाए, ये आपके सामने स्टमक हो गया, ये आपके सामने आइसोफेगस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। बैक फ्लो को रोकने की जिम्मेदारी होती है, क्या दे रखा है पाइलोरिक इंस्पेक्टर दे रखा है, दूसरा लोअर आइसोफेजियल इंस्पेक्टर ये वाला नीजन पे होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इलियोसिकल वाल स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन पे पाई जाती है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई यहाँ पर नीचे वाले पाई जाती है, तो ये सब छोड़ो, ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए ये 61 नंबर विच डिसऑर्डर इज द कैरेक्टराइज ऑटो इम्यून दे रखा है, ठीक है, ठीक है, डीमाइलेशन आप सीएनएस, ठीक है, न्यूरल होता है, न्यूरॉन होता है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बारे में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा इपिलिप्सी ओनली ब्रेन पे करता है, लिख रखा मिर्गी हो गया, ये आपके सामने ये डिजीज हो गया, ये आपके सामने तुम्हारे पास मल्टी सिरोसिस हो गया, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें होता क्या है सबसे प्रमुख मल्टी सिरोसिस होता है जिसे एमएस के नाम से जानते हैं, ऑटो इम्यून एंजाइम डिसऑर्डर है, ये प्रतिरक्षा ऑटो इम्यून प्रणाली को माइलिन सीथ क्या होता है, यदि आप थोड़ा सा आप पढ़े होंगे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स वगैरह हो गया, ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, तो ये एक्जॉन हो गया, ठीक है, एक्जॉन के अगल बगल माइलिन शीथ रहती है, इसको जो कवरिंग रहती है उसमें अब न्यूरा सुरक्षा करती है और संचार में मदद करती है, उसी पे हमला हो जाए तो उसे मल्टी सिरोसिस बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसे आपके सामने साइनोटिक नोव वगैरह, ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर विच चैनल स्टडी द मैक्सिमाइज यानी प्रॉफिटेबल फॉर द हाई मार्जिन स्पेसिफिक ड्रग्स, मतलब ऐसे कौन सी दवाइयाँ हैं कि कैसे तुम जान सकते हो। डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल, मतलब डायरेक्ट तुम हॉस्पिटल पे सेल करोगे तो बीच में कोई आने वाला नहीं है, सब पैसा तुम्हारे पास जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 63 नंबर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट, ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूज प्रेशर, मतलब तुम्हारे पास कम दाब पर आश्वासन करने का उद्देश्य कब दिया जाता है, जब थर्मल डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल यानी बिगड़ने का मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लीजिए बहुत गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल टूटना खराब होना शुरू कर देंगे, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू मेक ऑफ द होमोजीनसली यानी क्या लिखा डिस्पर्स एरोसॉल प्रिपरेशन, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया पूरे अच्छे तरीके से करना है, तो कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग समरूप से परिक्षेपित एरोसॉल यानी विचरना के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें हम क्या कर देते हैं बाइंडर के नहीं सर्फेक्टेंट के लिए करते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से कि पूरी तरह से फैलेगा। 56 नंबर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी
इज ट्रीटमेंट इज डन बाय, किसके द्वारा ट्रीटमेंट में किया जाता है? एंजाइना पेक्टोरी, जिसे चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हर यहाँ पर इस वाले रीजन पे दर्द होता है। तो लिख रखा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के मुख्य रूप से एंजाइना के लिए प्रयोग की जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए की जाती है, जिसके संकुचन तथा रुकावट को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। 56 नंबर क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होती है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स इसमें से कौन सी है? आपके सामने लिख रखा है लोवास्टेटिन। ये देखा जाए तो हाइपरलिपिड, लिपिड को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, देखिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो लोवा, ठीक है, लोवास्टेटिन एक स्टेसिन वर्ग की दवा होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने, लिपिड को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द फ्री रेडिकल। इसमें से तुम्हारे पास फ्री रेडिकल के लिए कौन सबसे सूटेबल है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल, यानी फ्री रेडिकल तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब लिख रखा अनस्टेबल मॉलिक्यूल विद द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कोई भी अनपेयर मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं रहेगा तो अपने आप को अनस्टेबल लगेगा, इधर मूव करेगा एक फिक्स सर्कल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर दिया गया, इसको आप सुन लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन और पैरासीटामॉल। एस्पिरिन और पैरासीटामॉल की जो ड्रग्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये दोबारा देखो इस क्वेश्चन खराब कर दिया। ठीक है, इसको सुपरा एडिटिव तब बोला जाता है जब बहुत सारी दवाइयाँ, 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन होता, तो उसके लिए सी इज़ द रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये नहीं होती, उसे एडिटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, ये भी देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सुपरा मतलब 3-4 दवाओं का जब कॉम्बिनेशन रहता है तो उसको बोला जाता है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, एस्पिरिन हो जाएगा। एस्पिरिन, देखिए साफ साफ लिखा गया। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन पैरासीटामॉल ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एडेटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सुपरा एडेटिव जब 2-3 दवा का कॉम्बिनेशन, जैसे आप जेरोडाल एसपी का नाम सुनेंगे, उसमें असेक्लोपैरा प्लस में सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है। 3-4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है तब सुपरा एडेटिव होता है। एडेटिव नॉर्मल 2 केवल दवाइयाँ मिलाई जाती है। एस्पिरिन प्लस पैरासीटामॉल एडेटिव ड्रग्स हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। भैया ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा? वैलिडेशन ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन साइकिल इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग मेजर, यानी रासायनिक निर्जली स्टरलाइजेशन चक्रों का सत्यापन मापा जाता है कि वो व्यक्ति, जैसे अब ये है, इस पर कोई चीज़ छीट रहे हो तो कितना अच्छे से कितना टाइम तक कॉन्टेक्ट में रहता है। कॉन्टेक्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे फिनॉल हो गया, फिनॉल को अब ज़्यादा अमाउंट में फर्श पे मारेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे सब किल कर जाएंगे, और जितने समय तक वो सरफेस पे चिपका रहेगा, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन बढ़िया करेगा। तो कॉन्टेक्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास ये फार्मा वाले जगह से है। उसके बाद आपके सामने इधर जितना भी चीज़ रहेगा सब कुछ नॉन फार्मा रहेगा, कि मतलब कोई व्यक्ति इतना, अब नॉन फार्मा अलग से आपको करा दिया जाएगा। एसिड बेस कैटालिस इन्वॉल्व होती है। अब एसिड बेस क्या कर देती है? अकॉर्डिंग टू इनका देखा जाए, लिख रखा डोनेशन एक्सेप्टेशन ऑफ प्रोटॉन बाय द कैटालिस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। चाहे 2-3 चीज़ होता है। एसिड को कैसे पहचानोगे? एसिड को यदि पानी में डालोगे H आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन। तो बताओ हाइड्रोजन पे क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है। OH आयन देगा तो तुम्हारे पास समझो ना बेस है। निगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब ये तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, डोनेशन कितना, एक्सेप्ट कितना कर रहा है, प्रोटॉन की अदला बदली होती है, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने? एसिड बेस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इधर 61 नंबर क्वेश्चन से जितने भी रहेंगे सब आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित में से साहित्य, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के, अब ये नॉन फार्मा रहेंगे। 30 आपके सामने गुरुदेव नॉन फार्मा रहेंगे। तो इसको जल्दी हम क्या कर देंगे? सॉल्व करा के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।